इस वीडियो में हम ऑल अबाउट महात्मा गांधी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय पिता हैं। भारत के कौन है राष्ट्रीय पिता? महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 13 जनवरी 1948। उनके जो पिता थे वो थे करमचंद गांधी और उनकी माता थी पुतली बाई। मैंने जल्दी से जल्दी समझ आ जाए, आसानी से आप समझ सके, इसलिए इस तरह के नोट्स बनाने की कोशिश की है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कस्तूरबा गांधी, उनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी और उनके जो पुत्र थे वो 4 पुत्र थे। एक का नाम था हरीलाल, दूसरे का नाम था मणिलाल, तीसरे का नाम था रामदास, चौथे का नाम था देवदास। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि गांधी जी, यदि आप गुजरात को कुछ इस तरह देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे नागेश्वर है, उसके नीचे यहाँ पे पोरबंदर, यहाँ पे वो टेम्पल है। इसके यहाँ पे यदि आप देखें दादर नागर हवेली के इधर पे, तो ये जो एरिया है ये है पोरबंदर, जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। तो गुजरात के पोरबंदर। तो 1869 में जन्म 2 अक्टूबर पोरबंदर काठियावाड़ा, गुजरात में उनका जन्म हुआ था। काठियावाड़ा, पोरबंदर। देन 1876 में प्राइमरी स्कूल का अध्ययन किया उन्होंने। प्राथमिक शिक्षा 1876 से प्राप्त करना शुरू की। 18 और जो उनका जो स्कूल था उसका नाम था राजकोट हाई स्कूल में अध्ययन किया उन्होंने, और उसी टाइम उनकी कस्तूरबा से सगाई हो गई। देन 1881 में 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से उनका विवाह हो गया। उसके बाद 1883 में 63 वर्ष की आयु में वे पिता के निधन हो गए। जब उनके पिता का क्या हुआ, डेथ हो गई। इस टाइम 1885 में उनके पिता की डेथ हो गई। देन 1887 में मैट्रिक पास कर भगवान नगर में सामदास कॉलेज में प्रवेश किया, फिर एक सत्र के बाद कॉलेज छोड़ दिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। तो उनका 1888 में प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। उसके बाद वकालत पढ़ने इंग्लैंड रवाना हुए। कब हुए? 1888 में। देन 1891 में वकालत की पढ़ाई पूरी कर देश लौटे। उसके बाद माता पुतली बाई का निधन हो गया। उनकी पुतली बाई, उनकी माता का निधन कब हुआ था? 1891। इसको आप काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं। 8 देन 9, दोनों के बीच में क्या अंतर है? 1, तो आप आसानी से याद करें। बम्बई तथा राजकोट में उन्होंने वकालत की 1891 से। देन 1993 में भारतीय मुसलमानों द्वारा एक व्यवसाय संघ की मांग पर केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की राजधानी प्रीटोरिया पहुंचे। वहां उन्हें सभी प्रकार के रंग भेद का सामना करना पड़ा। उसके बाद क्योंकि गांधी जी का भी रंग कहीं ना कहीं मिश्रित रंग था। देन इसके बाद क्या हुआ? 1894 में रंग भेद का सामना करना पड़ा उनको। उनने रंग भेद का सामना करने के लिए वहीं रहकर समाज कार्य करने तथा वकालत करने का फैसला हुआ। यहाँ पे समाज की जगह अब सामाजिक लिखना होगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई लिखने में। सामाजिक कार्य करने लगे। देन नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। वहाँ पे क्या हुआ? नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना इसी साल हुई। उसके बाद 1869 में 6 महीने के लिए भारत लौटे तथा पत्नी तथा 2 पुत्रों से नेटाल ले गए। इसके बाद क्या हुआ? 1896 में वो भारत लौटे थे और अपनी पत्नी और बच्चों को वहीं नेटाल ले गए। भारत लौटे और फिर नेटाल ले गए। इसके बाद 1899 में ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। इसके बाद क्या हुआ? 1981 में सह परिवार स्वदेश रवाना हुए।
फिर से वो क्या हुआ 1981 में स्वदेश यानी वो भारत देश, उनका खुद का देश जो होता है उसको स्वदेश रवाना हुए और दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वापस लौटेंगे। देन इसके बाद क्या हुआ, देश का दौरा किया, उन्होंने देश में घूमे, दौरा किया कि क्या हाल चाल है देश में। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया तथा बम्बई में वकालत का दफ्तर खोला। इसके बाद 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका में पुनः वापस लौटे। वहाँ के जो भारतीय समूह थे जो भारत के दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, उन लोगों ने बुलाया तो वहाँ पर वापस लौट गए। उसके बाद 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। उन्होंने क्या करा, वकालत का दफ्तर खोला। इंडियन ओपिनियन की स्थापना 1903 में ही इंडियन ओपिनियन की स्थापना की। इसके बाद देन 1906 में जुलू विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की 1906 में। इसके बाद क्या हुआ, एशियाटिक 1906 में ही 1906 में ही एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रवेश सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। इसके बाद 1907 ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों को जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया वहाँ पे। देन 1909 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से प्रभावित होकर लियो टाल्स्टास में पत्राचार उन्होंने शुरू किया, जिनके किंगडम ऑफ गॉड इज विदिस यू से गांधी जी काफी प्रभावित थे। जून भारतीयों का पक्ष, इसी के जून में 1909 के जून में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना। नवंबर दक्षिण अफ्रीका 1909 के नवंबर में दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज लिखा। देन 1908 में सत्याग्रह के लिए प्रथम बार जोहान्सबर्ग में रवाना, कारखाना दंड मिला उन्हें। आंदोलन जारी रखा और द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए। पुनः कारावास दंड मिला उनको, फिर से जेल हो गई दोबारा। पहली जेल कब हुई थी, अभी देख सकते हैं यहाँ पे हुई थी 1909 देन 8 में। आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे मैंने सब 8 बताया, देन यहाँ पे 8 लिखना है आपको 9 की जगह, यहाँ पे आएगा 9। आई एम सॉरी, ये मिस्टेक हो गई हमसे। देन 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। देन 1913 में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च की नेतृत्व की, जिसमें 2000 भारतीयों खदान कर्मियों, जो खदान में काम करने वाले उनको कहते हैं खदान कर्मियों ने न्यू कैलाश के नेटाल तक की पद यात्रा की। अंततः सरकार को झुकना पड़ा, यहाँ पे झुकना पड़ा। देन 1914 के जून में गांधी समर्ट्स समझौते के द्वारा समस्या का समाधान हुआ, जिसके बाद गांधी जी वापस भारत आए। स्वदेश वापस लौटते समय गांधी जी ने इंग्लैंड में एक भारतीय अस्पताल इकाई स्थापित की, जिसके लिए वापस जाने पर उन्हें कैंसर ए हिंद का स्वर्ण पदक दिया। 1915 में 21 वर्षों के प्रवास के बाद जनवरी के स्वदेश लौटे। मई में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हुआ। देन 1916 में फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया और उसी टाइम उन्होंने भाषण भी दिया था, क्योंकि स्थापना करने गए थे तो वहाँ भाषण। गांधी जी के स्वदेश में प्रारंभिक सत्याग्रह की शुरुआत। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ से यहाँ तक मैंने जो ज़्यादातर विदेश के बारे में बताया। अब हम देखते हैं कि भारत में क्या हुआ। तो उन्होंने जो स्पेशल, जो मेन रोल स्वतंत्रता के लिए जो शुरुआत किया था, वो इसी टाइम में शुरू हुआ था। तो सत्याग्रह गांधी जी के स्वदेश में प्रारंभिक सत्याग्रह की शुरुआत
तो सत्याग्रह सत्य की शक्ति के लिए आग्रह सत्याग्रह होता है। सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने डेविड थैरो के लेख सिविल डिसओबीडियंस और टॉलस्टॉय के किंगडम ऑफ गॉड इज विद यू, तो इन सब से उन्होंने क्या ली थी, ये शिक्षा ली थी। सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित था। सत्याग्रह था सत्य और अहिंसा पर आधारित। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य का पकड़ना था। गांधी जी इस बात से चिंतित थे कि सत्याग्रह को कैसे निष्क्रिय प्रतिशोध से अलग किया जाए, क्योंकि सत्याग्रह एक अलग तकनीक पर आधारित था जिसमें आवास, हिजरत बंदी तथा हड़ताल प्रमुख था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये आता है एग्जाम में कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपको लिखना होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल गोखले जी की सलाह पर 1915-16 में 2 वर्षों तक गांधी जी ने भारत भ्रमण किया। भारत में घूमे, अलग अलग जगहों पर गए। उसके बाद 1917-18 के बीच 3 प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता कि आप आसानी से याद कर सकें। CHAR 4, C से है चंपारण, C से चंपारण, H से आप खेड़ा समझ लिए, KH खेड़ा, A से अहमदाबाद, देन R से रॉलेट एक्ट। ये एकदम लाइन से हुए थे। 4 से आप समझ गए, CHAR, ये जो हुआ था 19 में हुआ था। देन ये 18, 17, 16, 1919 में रोलेट एक्ट। तो पहले चंपारण सत्याग्रह गया 2016, खेड़ा सत्याग्रह गया 2007, 1917, सॉरी, चंपारण सत्याग्रह 1916, खेड़ा सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद सत्याग्रह 1917, देन रॉलेट एक्ट 1919। चलिए तो हम शुरू करते हैं 1917 से। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार के नेतृत्व में। चंपारण कहाँ पे है? बिहार में। चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना होगा। यहाँ 1918 में खेड़ा में कर नहीं, नो टैक्सेशन आंदोलन चलाया एवं अहमदाबाद में मजदूरों की लड़ाई की। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह को आप चाहें तो यहाँ रीड कर सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन सत्याग्रहों का। इसके बाद खिलाफत आंदोलन चला। ये एक बहुत स्पेशल आंदोलन था जिसमें हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ आए थे, और ये पहला ऐसा आंदोलन था जो तुर्कों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान एक साथ आकर पहला आंदोलन किया था। तो खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सत्याग्रह था उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, और आप लिख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है खिलाफत आंदोलन का? ये 1919 से 1922 तक चला। 1919 तक रॉलेट एक्ट चला, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया। देन 1922 तक ये जो चल रहा था खिलाफत आंदोलन। तो चलिए अब हम समझते हैं। तुर्की में खलीफा के पद का पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बना। तो उसके मेनली क्या कारण थे वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप इसको रीड कर सकते हैं चाहें, क्योंकि इसको विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश की है। देन तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। देन हमारा है चौरा चौरी कांड। मैंने आपको कहा था कि मैं पूरी चीज़ कंप्लीट ऑल अबाउट गांधी जी हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। देन चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। ये बात याद रखिए, चंपारण छोटा है तो बिहार भी छोटा है, चौरा चौरी बड़ा है, नाम बड़ा है, मतलब उसका 2 वर्ड आते हैं, तो उत्तर प्रदेश भी बड़ा है। तो चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है। यहाँ 4 फरवरी 1922 में भारतीय आंदोलन कर्मियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी। उस टाइम क्या कि 1922 में 4 फरवरी 1922 के गोरखपुर में कि एक कस्बा में पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी थी जिंदा जल गए। इस घटना को चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि चौरा चौरी कांड क्या होता है। देन रॉलेट एक्ट, मैंने आपको बताया था कि डेट बताई थी उसकी, तो एक एक करके आप समझ सकते हैं। देन अब हम देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? वो था सर जॉन साइमन, इसलिए इसका नाम था साइमन कमीशन। ये 1917
1927 में आया था। जो क्लास 10th की बुक है वहाँ पे 1928 लिखा, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, उस पर्सपेक्टिव से मैं देखूं, या कॉम्पिटिटिव, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो यही सही है। और एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक में भी यही दिया हुआ है, मैंने देखा था। लेकिन 10th की बुक में 2018 28 दिया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन 1927 सही है। 1919 में भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए उस आयोग का गठन हुआ। किस आयोग का? साइमन कमीशन का। अब इसका विरोध क्यों हुआ? इस आयोग में एक भी भारतीय था नहीं। देखिए, भारत के भविष्य के बारे में ये पता लगाना था इस कमीशन को, और इसमें कोई भारतीय ही नहीं था। इसलिए भारतीयों को लगता था कि इसकी रिपोर्ट में पक्षपात होगा और अंग्रेजों के हितों को ध्यान रखा जाएगा। अब बहिष्कार का निर्णय किया किसने? तो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में हुआ। अब भारत में आगमन कब हुआ था इसका? 3 फरवरी 1928। देखिए, ये भारत में आगमन तो ये 10th के हिसाब से सही है, और ये भी सही ही है कि वो भारत में कब आया। भारत में कब आया तो आपको लिखना पड़ेगा 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई भारत पहुंचा। और 1927 में साइमन कमीशन की पूरी प्रिपरेशन हो गई थी, वहाँ पे इंग्लैंड से आने वाला था ये। देन साइमन कमीशन से जुड़े हुए कुछ तथ्य जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी यदि आप रीड कर लेंगे तो इसकी प्रमुख सिफारिशें भी आप रीड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके विरोध में गांधी जी ने जो नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट दी थी वो भी दी गई है। चलिए, तो हम नेक्स्ट समझते हैं डांडी मार्च। तो डांडी मार्च एक नमक सत्याग्रह की तरह। दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। स्वराज यानी होता कि आप अंग्रेज रहो, लेकिन हमें भी उसमें सरकार में जोड़ लो थोड़ा बहुत, और हम नीचे हमारा राज रहेगा, हमें स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन ऊपर आप राज करो। लेकिन जब पूर्ण स्वतंत्रता की बात होती है तो उसमें इसका अर्थ हो जाता है कि हमें हर चीज़ से स्वतंत्रता दो, जाओ हमारा देश छोड़कर। गांधी जी द्वारा उद्घोषणा हुई कि सैताल ब्रिटिश शासन के समक्ष समर्पण ईश्वर तथा मानव के विरुद्ध अपराध है। गांधी जी के शब्द। अभी जा। इस घोषणा के साथ ही 26 जनवरी 1930 में पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देखिए, हमारा संविधान पहले ही बनकर तैयार हो गया था। आपको पता होगा कि 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू 26 जनवरी को किया गया, थोड़ा रोका गया, क्योंकि हम पिछले 15 साल से हम ये 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे थे। ये आता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने आपको साथ में बता दिया। देन गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों की पद यात्रा की। 5 अप्रैल डांडी पहुंचकर उन्होंने 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। क्या हो रहा था? ब्रिटिश सरकार ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा लिया था और एकाधिकार कर लिया था। इसके अलावा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। गांधी जी के बारे में सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो आप इसे रीड कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और ज़्यादातर लोग इतना ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उतना इंटरेस्टिंग वे से मैं नहीं बता पाया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैंने हर एक चीज़ बताने की कोशिश की है गांधी जी से रिलेटेड, जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। काफ़ी टाइम लगा इसे बनाने में, काफ़ी लंबा है। सारी हमने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी हैं, रीड की। इसके अलावा हमने देखा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। हमने कंप्लीट है ये वीडियो, मतलब गांधी जी के बारे में एक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, एसएससी की प्रिपरेशन से यदि आप इतना पढ़ लेंगे तो डेट्स एनफ, उनके बारे में काफ़ी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आएगा। 2 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जिसके बारे में मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।